दिल्ली के जेएनयू के प्रोफेसर हैं। एक खुशखबरी बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोनीत किए गए हैं, चुने गए हैं। और प्रोफेसर साहब, पहला सवाल होगा कि शिक्षा दीक्षा कहाँ से आपकी हुई, कैसे यहाँ तक का सफ़र पहुँचा आप? बिहार की सबसे बड़ी पार्टी ने मौका दिया आपको, इस लायक समझा, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे निर्वहन करेंगे इस पोस्ट का? बड़ी आबादी ये जानना चाहती है और ये शिकायत होती है कि राजद ने अब तक मुसलमानों के वोट को सिर्फ इस्तेमाल किया है। पूरी तरह से बिहार को बदलने के लिए पदयात्रा चल रहा है प्रशांत किशोर का, महागठबंधन को कमज़ोर करेगी। अभी हम पताही प्रखंड में हैं और हमारे साथ देखिए प्रोफेसर सैयद अनवर आलम हैं, जो अनवर पाशा के नाम से जाने जाते हैं और ये दिल्ली के जेएनयू के प्रोफेसर हैं। एक खुशखबरी बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोनीत किए गए हैं, चुने गए हैं। और ये पताही प्रखंड के बड़ाशंकर पंचायत के मघी शरीफ के रहने वाले हैं। आबाई वतन इनका यहाँ है। ये अभी अपने पैतृक आवास पर हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि मेरा ताल्लुक़ इसी प्रखंड पताही प्रखंड से है, पूर्वी चंपारण से है। शिवहर जो संसदीय क्षेत्र है हमारा। मैं अभी अपने गांव में अपने घर पे मौजूद हूं और मुझे खुशी है कि आप इस मौके पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जाहिर है कि इस इलाके में STV को देखने वाले काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल है, हमारे घर पे आपका इस्तकबाल है और मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस पोस्ट की जो गरिमा है और जो दायित्व मुझे दिया गया है उसको पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ मैं अदा करूँगा। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल होगा कि शिक्षा दीक्षा कहाँ से आपकी हुई, कैसे यहाँ तक का सफ़र पहुँचा आपका? मेरा संबंध पताही प्रखंड से है। पताही प्रखंड में एक ग्राम है बाराशंकर, उसी बाराशंकर ग्राम पंचायत से मेरा संबंध है। और पताही प्रखंड जो पूर्वी चंपारण का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रखंड है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और शिक्षा दीक्षा की जहाँ तक बात है, मैं मैट्रिकुलेशन तक मैंने अपने घर पे रहकर, अपने गांव में रहकर ही मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। मेरे गांव के करीब में सरैया गोपाल है, वहाँ प्राइमरी स्कूल वहाँ होता है, अभी भी है वो प्राइमरी स्कूल। मैंने वहीं से 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी। फिर बाराशंकर में मैंने मिडिल की 6ठी और 7वीं की शिक्षा मैंने प्राप्त की और उसके बाद सिरौना हाई स्कूल जो ढाका के करीब है, वहाँ से मैंने 11वीं तक की शिक्षा, यानी पहले उसको मैट्रिकुलेशन कहते थे, वहाँ की शिक्षा मैंने प्राप्त की। और फिर उसके बाद मैं मोतिहारी चला गया। वहाँ मुंशी सिंह कॉलेज, MS कॉलेज जिससे आप कहते हैं, जो बिहार यूनिवर्सिटी का पहले सब बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता था। LS कॉलेज के बाद सबसे बड़ा कॉलेज MS कॉलेज ही कहलाता था। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन की शिक्षा मैंने प्राप्त की और फिर वहाँ से मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चला गया था। वहाँ मैंने अप्लाई किया, वहाँ मैंने टेस्ट दिया, मेरा चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया एडमिशन के लिए MA में। और फिर वहाँ से मैंने MA, MPhil, PhD वहाँ से किया। वहाँ के छात्र संघ में एक्टिव भी रहा। मैं वहाँ छात्र संघ में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी इलेक्ट हुआ था, बड़े वोटों के मार्जिन से इलेक्ट हुआ था और 3 साल तक मैं वहाँ छात्र संघ में रहा। और फिर जब मैंने PhD अपनी कंप्लीट की, शिक्षा कंप्लीट की PhD, तो उसके बाद मुझे वहाँ एक पोस्ट आई असिस्टेंट प्रोफेसर की और मैंने उसमें अप्लाई किया और ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की दया है कि मेरा उस पर सिलेक्शन हो गया। और मैं बिहार का पहला छात्र था ऐसा, पहला व्यक्ति था ऐसा जिसका सिलेक्शन वहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के भारतीय भाषा केंद्र में हुआ था। उससे पहले बिहार के बहुत कम लोग, इक्के दुक्के कुछ लोग थे जो वहाँ मौजूद थे, लेकिन मैं पहला ऐसा था जिसका सिलेक्शन वहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं भारतीय भाषा केंद्र में मैं प्रोफेसर भी हूँ और मैं भारतीय भाषा केंद्र का अध्यक्ष भी रहा हूँ। JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारतीय भाषा केंद्र का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अध्यक्ष के रूप में भी मैंने अपने कई वर्षों तक मैंने अपनी सेवाएं दी और मैं इस वक्त सीनियर मोस्ट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भारतीय भाषा केंद्र में। प्रोफेसर साहब, एक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी ने मौका दिया आपको, इस लायक समझा, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे निर्वहन करेंगे इस पोस्ट का? राष्ट्रीय प्रवक्ता चुने गए आप।
बेशक ये एक बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट है। अभी जो देश के हालात हैं इस वक्त, जाहिर है कि हम सब उससे वाकिफ़ हैं। मुल्क के हालात, देश के हालात जिस तरह के हैं, जिस तरह से सियासत को एक ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, राजनीति को एक ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है जहां आम जनता की समस्याएं बिल्कुल ही पीछे डाल दी जाएं और बेकार की फालतू की जो चीज़ें हैं, जो आपस में बांटने वाली चीज़ें हैं, जनता में फूट डालने वाली जो चीज़ें हैं, उनको महत्व दिया जा रहा है आज की सियासत में। मैं समझता हूं कि ऐसे वक्त में आरजेडी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लालू प्रसाद जी ने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार दी देश को एक बेहतर दिशा देने में, एक सेकुलर भारत, एक सर्वधर्म समभाव का भारत, भाईचारे का भारत और एक ऐसी एकता का भारत बन सके जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र में जो भी जनता के हित हैं, उन हितों के लिए काम किया जा सके। इस काम के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने दे दी लालू प्रसाद यादव जी ने, और आज भी वो इस काम के लिए पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को उन्होंने लगा रखा है इस काम में। मैं समझता हूँ कि वो उनका जो रास्ता है, उसी रास्ते पर चल करके इस देश का भविष्य भी उज्जवल हो सकता है और जनता की जो पूरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सबसे प्रायोरिटी दे करके, बेरोज़गारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, ये सारी वो समस्याएं हैं जिनको महत्व दे करके अगर इस देश की राजनीति को एक दिशा दी जाए तो हम एक बेहतर दिशा में इस देश को ले जा सकेंगे। और प्रोफेसर साहब, अक्सर लोग का एक सवाल होता है, एक बड़ी आबादी ये जानना चाहती है और ये शिकायत होती है कि राजद ने अब तक मुसलमानों के वोट को सिर्फ इस्तेमाल किया है, कोई अस्तित्व उनको नहीं मिल पाया है, उनका कोई मकाम नहीं मिल पाया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की शुरू से ये पॉलिसी रही है, ये नीति रही है कि देश के हर, ख़ास तौर से अगर बिहार के हवाले से बात करें तो बिहार के हर सेक्शन को, सोसाइटी के हर सेक्शन को साथ लेकर चलने की कोशिश की है जनता दल ने और राष्ट्रीय जनता दल ने, और एक ऐसा सौहार्द का वातावरण इस देश में बनाने की कोशिश की है जिसमें जो फ़िरक़ापरस्त ताकतें हैं, उन फ़िरक़ापरस्त ताकतों को अलग थलग किया जा सके। इस काम में राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी सफलता प्राप्त की है। बात माइनॉरिटीज़ के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से, उनके प्रतिनिधित्व के हवाले से, तो राष्ट्रीय जनता दल में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं रहा है और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी कोशिश रही है कि जो लोग भी योग्य हैं, जो लोग प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और जिस सेक्शन के भी जो भी मसाइल हैं, जिस तरह के भी उनकी समस्याएं हैं, जिस तरह की भी, उन समस्याओं को एड्रेस किया जाए और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के उन पर अमल किया जाए, ताकि हर सेक्शन की जो नुमाइंदगी है, जो उनका जो प्रतिनिधित्व है, वो उनको मिल सके। सवाल ये भी है कि मुसलमानों में भी आप देखेंगे कि जो अभी कास्ट सेंसस आया है, उसके हवाले से बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, आपने भी उसके हवाले से ही बात की है। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को गिनती के हिसाब से नहीं देखा जा सकता है। आपको एक पूरे समाज के विकास को सामने रखते हुए, समाज की पूरी समस्याओं को सामने रखते हुए, तमाम दूसरी कम्युनिटीज़ और कास्ट की जो आकांक्षाएं हैं, उनको सामने रखते हुए नीतियां बनानी पड़ती हैं। आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी नीति है जो राष्ट्रीय जनता दल ने बनाई और उस नीति का फ़ायदा किसी ख़ास कम्युनिटी को ज़्यादा मिला और किसी ख़ास कम्युनिटी को कम मिला? मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। कुछ कमियां हैं, मुसलमानों में शिक्षा की कमी है, मुसलमानों का रोज़गार में प्रतिनिधित्व नहीं है, कम है, हत्ता इवन के जो पावर स्ट्रक्चर है हमारे समाज का, हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का, उस पावर स्ट्रक्चर में भी मुसलमानों की उस तरह से प्रतिनिधित्व मुसलमानों का नहीं रहा है। ये एक समस्या है, लेकिन इस समस्या को पोलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तय नहीं किया जा सकता है। इस समस्या को एक समान अधिकार लोगों को देने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी नीति के आधार से पे ही चल करके हम उस समस्या का हल कर सकते हैं और उसका निदान कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने ज़माने में इसकी पूरी कोशिश की कि समाज के हर वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व मिले। कुछ कमियां रह सकती हैं, हो सकती हैं कमियां, बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में, अभी इस समय आप देखते हैं कि तेजस्वी जी के हाथ में इस वक्त जो है वो एक युवा नेता के रूप में उन्होंने बागडोर संभाल रखा है और वो इस वक्त हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं। नीतीश जी हमारे मंत्री, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर है कि इन लोगों की जो पॉलिसियाँ हैं इस समय, मैंने जिस तरह से इन पॉलिसियों का अध्ययन किया है, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि जिस ईमानदारी के साथ से जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस राज्य को, उसमें हर सेक्शन को,
सोसाइटी के हर तबके को, हर कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है और अगर कुछ कमियां हैं तो आने वाले दिनों में उन कमियों को दूर किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा का दौर है, नई नई पार्टियां भी अपने आप को रन कर रही है। अगर एमआईएम की बात करें, फिर उसके बाद जन सुराज भी पूरी तरह से बिहार को बदलने के लिए पदयात्रा चल रहा है प्रशांत किशोर का। क्या लग रहा है ये सभी पार्टियां महागठबंधन को कमज़ोर करेगी? ये जो जिन दो पार्टियों का नाम आपने लिया, इन दो पार्टियों का सामाजिक अस्तित्व क्या है, अगर इस पे आप गौर करें, आपने नाम लिया जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, पदयात्रा कर रहे हैं, जनता के दरमियान जा रहे हैं, लेकिन इनका पार्टी की जो पॉलिसी है, नीति है, वो क्या है? अगर आप उनसे सवाल करें कि उनकी पार्टी की नीति क्या है, वो क्या चाहते हैं। प्रशांत किशोर बुनियादी तौर पर एक पोल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं। चुनावी जो समीकरण है, पार्टियों के लिए एक फिजा बनाने का जो काम है, वो करते रहे हैं। एक पार्टियों के प्रचार के एक एजेंट के तौर पर काम करते रहे हैं। इन्होंने 2014 में बीजेपी के लिए काम किया, नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया। इन्होंने बाद में फिर कांग्रेस के लिए काम किया, कुछ दूसरी पार्टियों के लिए, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी इन्होंने काम किया, ममता बनर्जी के लिए भी काम किया, इन्होंने स्टालिन के लिए भी काम किया तमिलनाडु में। तो ये एक तरह से पोल एजेंट के तौर पर अलग अलग पार्टियों के लिए काम करने का अनुभव रखते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जो हो सकती है किसी देश में, अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत उसकी यह है कि आपकी नीति क्या है, पॉलिसी क्या है, मेन प्रोग्राम क्या है। वो इनके पास अभी क्लियर नहीं है और इनका अभी कोई अस्तित्व राजनीति के इस पटल पर नहीं है। इसलिए ये सब पार्टियां नगण्य हैं, इनका कोई शुमार नहीं है, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये बहुत जल्द जनता के दरमियान एक्सपोज हो जाएंगी और किनारे लग जाएंगी। रही बात एमआईएम की, तो एमआईएम जो है वो जाहिर है कि एक बहुत संकीर्ण नज़रिए वाली पार्टी है, बहुत ही एक तंग नज़रिए वाली पार्टी है और इसका बेस जो है वो हैदराबाद का एक पुराना जो शहर है वहाँ है, जहाँ 90% आबादी मुसलमानों की है, जहाँ से जीत करके अवैसी आते हैं। जाहिर है हमारे देश की जो संरचना है, जो देश का जो समाज है हमारा, उसमें आप किसी एक धर्म विशेष को लेकर के अगर कोई पार्टी बना करके काम करना चाहते हैं तो वो राष्ट्रहित में नहीं हो सकता है। हमने पास्ट में इस तरह के अनुभव कर लिए। ये जो हैं हमारे अवैसी साहब जो हैं, ये हो सकता है पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छे ओरेटर हो सकते हैं, ये बैरिस्टर हैं, जाहिर है कि ये बातें अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बातों में और पॉलिसी में बड़ा फ़र्क है। अगर आपकी पॉलिसियां हैं जो संकीर्ण हैं, एक कम्युनिटी तक सीमित हैं, तो आप पूरे देश को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं, पूरे समाज को कैसे जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं इन तमाम पार्टियों की, इस तरह की पार्टियों की, चाहे वो हिंदू पार्टी हो, चाहे वो मुसलमान पार्टी हो, चाहे वो सिख पार्टी हो, चाहे वो क्रिश्चियन की पार्टी हो, अगर धर्म पर आधारित पार्टी है तो इस देश के हित में नहीं है, बल्कि इस देश को हमेशा तोड़ने का काम करने वाली पार्टियां ये बन के रह जाएंगी। और पोलराइज करके अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सत्ता अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देश को तोड़ करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस देश की जनता कभी आपको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। शिवहर संसदीय क्षेत्र में आप शिक्षा को 100% विकसित करना अपना लक्ष्य बनाया है, किस तरह से काम करेंगे, क्या एजेंडा रहेगा? शिक्षा किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र के विकास में एक की रोल प्ले करती है। शिक्षा, टेक्नोलॉजी का जिस तरह से विकास हुआ है, साइंस का विकास जिस तरह से है, उसी के आधार पर देश, पूरे विश्व में वो जितने भी देश विकसित हैं वो इसी आधार पर है, शिक्षा के ही आधार पर। हमारे देश में शिक्षा एक तरह से नेग्लेक्टेड बहुत दिनों तक रही है। शिक्षा पर हमारे जीडीपी का जितना अंश खर्च होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। बहुत आज भी एक बड़ा परसेंटेज समाज के बच्चों का ऐसा है जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाता है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है। ये हमारी एक तरह से ये हमारी कमी है, जिसको हमने आज तक उस तरह से दूर नहीं किया। शिक्षा के लिए एक नेशनल लेवल पे भी नए रोड मैप की ज़रूरत है और बिहार भी हमारा शिक्षा के अगर क्षेत्र में आप देखें तो जिस विकास के शिखर पर होना चाहिए था बिहार को, वो नहीं है। अगर हम अपने क्षेत्र को देखें, अगर हम शिवहर डिस्ट्रिक्ट को देखें, अगर हम पूर्वी चंपारण के डिस्ट्रिक्ट को देखें, अगर हम शिवहर संसदीय क्षेत्र को देखें, तो यहाँ अगर शिक्षा के हवाले से आप नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत अच्छी स्थिति नहीं मिलेगी। और ये हकीकत है।
हालांकि सरकार की ओर से कोशिशें होती रही हैं, लेकिन वो कोशिशें नीचे तक आते आते उस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बन पाती हैं। उसको सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा को महत्व दिया जाए और ऐसी प्लानिंग के साथ इस शिक्षा में सुधार लाई जाए कि जो भी हमारे सीमित साधन हैं, उन सीमित साधनों को रखते हुए, सामने रखते हुए, उसके दायरे में रहते हुए हम शिक्षा के तंत्र को बेहतर कर सकें। मेरे पास एक रोड मैप है, मैं चाहता हूं कि उस रोड मैप को यहाँ की जनता के साथ शेयर कर सकूं और उस तरीके से काम करके शिक्षा में एक बेहतर सुधार ला सकूं। प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 35 साल दिया है, एक लंबा अनुभव रखते हैं और इनको बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोनीत किया गया है, बनाया गया है और वादा कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी मिली है पूरी तरह से हम निर्वहन करने का काम करेंगे। क्या कुछ होगा, तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए ST न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।